नमस्कार, मैं हूं उदय। N24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो मोहन सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का निष्पादन हमने किया है। इसके साथ ही लाखों के नामी 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ऑल टाइम हाई पर चांदी 75 साल के हुए साउथ सुपरस्टार रजनीकांत। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइवर का इमरजेंसी यानी कि रिजर्व पैराशूट अचानक से खुल गया। ये पैराशूट विमान के पिछले विंग में फंस गया, जिससे पैरा ड्राइवर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रह गया। ये घटना नॉर्थ फ्री फॉल क्लब की उड़ान के दौरान हुई। और इसी समय बता दें कि 13 अन्य पैराग्लाइडर को एयरक्राफ्ट से कूदते हुए भी देखा गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पैरा ड्राइवर जब विमान से कूदा तो अचानक से उसका पैराशूट खुल गया और विमान के जो पीछे के जो विंग्स होते हैं उसमें उसका पैराशूट फंस गया। तो फंसे हुए पैरा जंपर ने पैराशूट की सभी 11 रस्सियां काट दी और खुद को आज़ाद कराया। विंग में फंसे स्काई डाइवर ने बाद में अपना मेन पैराशूट खोलकर लैंडिंग की। उसे मामूली चोटें आई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के अनुसार जब स्काई डाइवर फंसा तो प्लेन की स्पीड अचानक कम हो गई। इससे पायलट को लगा कि प्लेन रुक गया है। तब पायलट ने मेडे कॉल किया और खुद कूदने की तैयारी करने लगा। हालांकि थोड़ी मशक्कत के बाद प्लेन जमीन पर लैंड हो गया। यह घटना 20 सितंबर को हुई थी, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो मिडवेज ईट द बीच कार्यक्रम के दौरान स्टंट में 16 स्काई ड्राइवरों को 15,000 फीट यानी 4,600 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी थी और फिर अपने पैराशूट खोलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनानी थी। पूरे कार्यक्रम को एक पैराशूटिंग कैमरा ऑपरेटर शूट कर रहा था, लेकिन जैसे ही पहला स्काई डाइवर विमान से बाहर निकला कुछ सेकंड पूरी योजना गड़बड़ा गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहां ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइवर का इमरजेंसी पैराशूट अचानक खुल गया। ये पैराशूट विमान के पिछले विंग में फंस गया, जिससे पैरा डाइवर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रह गया। ये घटना नॉर्थ फ्री फॉल क्लब की उड़ान के दौरान हुई और इसी समय 13 अन्य पैरा डाइवर को एयरक्राफ्ट से कूदते हुए देखा गया। तो फंसे हुए पैरा जंपर ने पैराशूट की सभी रस्सियां काट दी और खुद को आज़ाद कराया। विंग में फंसे स्काई डाइवर ने बाद में अपना मेन पैराशूट खोलकर लैंडिंग की। उससे मामूली चोटें आई हैं। ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के अनुसार जब स्काई डाइवर फंसा तो प्लेन की स्पीड अचानक कम हो गई। इससे पायलट को लगा कि प्लेन रुक गया है। तब पायलट ने मेडे मेडे कॉल किया और खुद कूदने की तैयारी करने लगा। हालांकि थोड़ी मशक्कत के बाद प्लेन ज़मीन पर लैंड हो गया। ये घटना 20 सितंबर को हुई थी, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट ने संन्यास के वापस लेकर कुश्ती में लौटने का फैसला किया है। बता दें कि उन्होंने संन्यास से वापस लौटने का फैसला किया है। वे 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं। विनेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला, जिससे वे डिसक्वालीफाई हो गई। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था। विनेश अभी आपको बता दें कि हरियाणा में जो रहती हैं और इसके साथ ही उन्होंने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में वो हिस्सा लेना चाहती है। तो विनेश सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। बता दें कि विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला था, जिससे वे डिसक्वालीफाई हो गई। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था। तो विनेश अभी हरियाणा के चुलाना से कांग्रेस विधायक हैं और
विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था। बहुत समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मेट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। मैंने अपने सफ़र के बोझ को समझने के लिए समय लिया। उतार चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा, और कहीं उस सोच में मुझे सच मिला। मुझे अब भी ये खेल पसंद है और मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ। इस बार मैं अकेली नहीं चल रही हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि उस खामोशी में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी। आग कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ थकान और शोर के नीचे दब गई थी। तो डिसिप्लिन, रूटीन, लड़ाई, ये सब मेरे सिस्टम में है। मैं कितना भी दूर चले जाऊं, मेरा एक हिस्सा मैट पर बना रहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि वापस कदम बढ़ा रही हूँ जो निडर है, और एक ऐसी भावना जो झुकने से मना करती है। और इस बार मैं अकेली नहीं चल रही हूँ। मेरा बेटा, मेरी टीम, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा LA ओलंपिक के इस रास्ते पर मेरे छोटे चीयर लीडर के साथ शामिल हो रहा है। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में विनेश फोगाट इतिहास रचने के बेहद करीब थी। वो ओलंपिक फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। उनके फॉर्म को देखकर गोल्ड जीतने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फाइनल से कुछ घंटे पहले उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। इसके चलते उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। डिस्क्वालीफाई होने के 17 घंटे बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर 7 अगस्त 2024 को दोपहर करीब 12 बजे आई थी। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे रजनीकांत ट्रेंड हो रहा है। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर सोशल मीडिया पर रजनीकांत को बधाई दी है। पीएम मोदी ने रजनीकांत के लिए एक पोस्ट में लिखा कि रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। उनके परफॉर्मेंस ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है और उन्हें अपार सराहना दिलाई है। उनका फिल्मी सफ़र विविध भूमिकाओं और शैलियों से भरा है, जिसने हमेशा नए मानक स्थापित किए हैं। ये वर्ष और भी खास रहा क्योंकि उन्होंने फिल्म जगत में अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। बता दें कि एक्टर रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक सामान्य मराठी परिवार में हुआ। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। मात्र 4 साल की उम्र में उन्हें मां को खोने का दुख सहना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए बचपन से ही परिवार की मदद के लिए उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े। युवावस्था तक आते आते उन्होंने कुली, कारपेंटर से लेकर बस कंडक्टर तक का सफ़र किया और बेंगलुरु की बसों में टिकट काटने के उनके अलग अंदाज और यात्रियों से बातचीत करने का उनका अनोखा अंदाज लोगों को खूब भाया। सहकर्मी और ड्राइवर भी उनकी तारीफ करते थे। इसी दौरान उनके भीतर अभिनय की चमक उभरने लगी और उन्होंने थिएटर में अभिनय करना शुरू किया। मंच पर उनकी ऊर्जा और संवाद अदायगी ने लोगों को काफ़ी उनको पसंद किया। गुड लाइफ में यू टर्न तब आया जब उनके दोस्त राज बहादुर ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक्टिंग कोर्स किया। तमिल भाषा सीखने के साथ उन्होंने अपने अभिनय पर भी मेहनत की। यही प्रसिद्ध निदेशक के बालाचंद की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने रजनीकांत को फिल्म अपूर्वा रागल में भूमिका दी और जिससे उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। लेकिन सफलता की डगर इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में रजनीकांत को खलनायक के रोल मिले, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि जल्द ही वे हीरो के रूप में सामने आए। फिल्म भुवन ओरू केल्विकुरी में उन्होंने हीरो के तौर पर काम किया और उनके हीरो के अवतार को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने लगातार सफलता हासिल की और उनका करियर 100 से अधिक फिल्मों तक पहुंचा। फिल्म बादशाह ने उन्हें सुपरस्टार के तौर पर पेश किया और उनकी लोकप्रियता जो है वो देश के साथ ही दुनिया तक पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनकी लोकप्रियता फैल गई।
सुपरस्टार रजनीकांत लोगों के बीच में थलाइवा नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने करीब 50 साल के करियर में 170 से अधिक फिल्मों में काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। उनकी स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी इतनी पॉपुलर हुई कि उन पर जोक्स, मीम्स और फैन स्टाइल वीडियो की अलग दुनिया बन गई, जो आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती है। उनके जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो 75 साल के हुए साउथ सुपरस्टार रजनीकांत सोशल मीडिया पर ढेरों शुभकामनाएं मिल रही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुपरस्टार रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी है। तो 100 से अधिक फिल्मों में नाम कमाया है। 170 से ज्यादा फिल्में रजनीकांत ने की है। तो बता दें कि साउथ स्टार रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही बॉलीवुड और साउथ के भी तमाम जो स्टार्स उन्होंने भी उन्हें बधाई दी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवादों में घिरे आईएएस संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लेते हुए उनकी आईएएस सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का आदेश दिया है। सरकार वर्मा को चार्जशीट भी देगी। देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में अटैच कर दिया गया है, जहां उनके पास न विभाग होगा न कोई कार्य। रुक करें खबरों की ओर। चांदी की कीमत आज लगातार तीसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत आज 4,500 रुपये चढ़कर 1,92,781 प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले यानी कि बीते दिनों ये 1,88,281 रुपये प्रति किलोग्राम थी और बुधवार को 1,86,350 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर थी, यानी कि 3 दिन में ही 13,088 रुपये महंगी हुई है। वहीं सोने की कीमत 1,973 रुपये बढ़कर 1,30,569 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपये के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। आईबीजे के सोने की कीमतों में 3% जीएसटी, इसके साथ ही मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि साल सोना 54,407 और चांदी 1,06,764 रुपये महंगी हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि चांदी में तेजी के क्या कारण। तो चांदी अब सिर्फ निवेश का साधन नहीं रह गया, बल्कि एक जरूरी भौतिक संसाधन भी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसकी मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन इंटरमीडियरी कंपनियों को निर्देश जारी किए कि वे सलमान खान की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। शिकायत में कहा गया था कि कुछ लोग उनके नाम, फोटो और पहचान का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मर्चेंडाइज बेच रहे हैं। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर विस्तार से आदेश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सलमान खान के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ आदेश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि सलमान खान की पिटीशन को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत फाइल की गई कंप्लेंट माना जाना चाहिए और 3 दिन के अंदर एक्शन लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवादों में घिरे आईएएस संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लेते उनकी आईएएस सेवा समाप्त करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का आदेश दिया है। सरकार वर्मा को चार्जशीट भी देगी और देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में अटैच कर दिया गया है, जहां उनके पास ना विभाग होगा ना कोई कार्य। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्मा ने फर्जी और जाली आदेश बनाकर आईएएस पद पर पदोन्नति ली थी। उनके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण अदालतों में लंबित हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
तो आईएएस प्रमोशन गलत और अवैध माना गया है। उन पर जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। सरकार का कहना है कि वर्मा द्वारा भेजा गया जवाब असंतोषजनक है। इन आधारों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्मा को आईएएस सेवा में रखना अनुशासन और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने हाल ही के दिनों में 2 बड़े विवादित बयान दिए थे। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा था। कई जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था और कार्रवाई की मांग की थी। खबर रतलाम से, जहां 2 भाइयों में मारपीट का मामला सामने। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने। तो जमीन और खेती को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नामली थाने के सेमलिया रोड चौराहे का मामला है। तो खबर आपको ये रतलाम से बता रहे हैं, जहां 2 भाइयों में मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। तो जमीनी खेती को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नामली थाने के सेमलिया रोड चौराहे का मामला है। तो जमीन विवाद हुआ है, जहां 2 भाइयों में मारपीट हुई है। तो बता दें कि जबलपुर नागपुर हाईवे पर रहने वाले रमाकांत पटेल ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक अनोखी मिसाल पेश की। 2005 में जबलपुर आने के बाद उन्होंने कंडक्टरी से ड्राइवरी की शुरुआत की और 2011 में अपनी पहली ट्रक खरीदी। इसके बाद ट्रक के साथ उन्होंने अपने कठिन प्रयासों से 2015 तक 12 ट्रक खरीद लिए। रमाकांत ने अपनी पहली ट्रक को एक प्रतीक के रूप में अपने घर की छत पर सजा रखा है, ताकि ये उनकी मेहनत और संघर्ष की पहचान बनी रहे। ये ट्रक उनके लिए न केवल आर्थिक सफलता का प्रतीक है, बल्कि ये उन्हें सम्मान और आत्मसम्मान भी दिलाता है, जो पहले लोग उन्हें नजरअंदाज किया करते थे। क्या पहली ट्रक है, मतलब 2005 में जबलपुर में हम आए थे कंडक्टरी के दौर पर। बड़ा वो रहा। फिर हमने 2009 में मतलब थोड़ा ड्राइवर हुए। 10 में हमको ड्राइवरी मिली। 11 में हमने ये ट्रक को ख़रीदा था, सन 2011 में। उसके बाद सन 2011 से हम 2015 तक ये ट्रक चलाए। एक गाड़ी से हमने 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी ख़रीदा। उसके बाद में हमने 2015 में हमने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। उसके बाद हमारी गाड़ियाँ बढ़ती गई। 12 गाड़ी, 13 गाड़ी तक हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने ज़मीन खरीदी है अपना, जहाँ बनाए हैं उसको निशानी के तौर पे हमने रखे हुए। 10 साल बाद भी अगर हमारे आगे कोई अगर बेचना चाहेगा तो भी इतने का बिक जाएगा वो, स्क्रैप के भाव में। इसलिए हमने अपनी निशानी के तौर पर शौक से हमने रखा हुआ। खबर सुकमा से, जलाल आतंक को एक और झटका लगा है। 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 33 लाख का इनाम था। नक्सली AK-47 SLR सहित आधुनिक हथियारों के साथ पहुंचे, सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाले और लगातार अभियान के दबाव में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसे नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता बताया है। तो खबर सुकमा से है, जलाल आतंक को एक और झटका लगा है। 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 33 लाख का इनाम था। नक्सली AK-47 SLR सहित आधुनिक हथियारों के साथ पहुंचे, सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाले, लगातार अभियान के दबाव में आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं। पुलिस ने इसे नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता बताया है। पटना से दिल्ली के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे का एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पटना दिल्ली रूट पर देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई। ये ट्रेन करीब 1000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी, जो मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी कम समय है। बिहार और दिल्ली के बीच सफ़र करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पटना से दिल्ली का लंबा और थकाऊ सफ़र अब इतिहास बनने वाला है।
सूत्रों के मुताबिक इस रूट पर पहली बार स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जो करीब 1000 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में पूरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं और इसकी शुरुआत इसी महीने होने की संभावना है। अभी पटना से दिल्ली का सफर राजधानी संपूर्ण क्रांति या अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से करने में 12 से 14 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन स्लीपर वंदे भारत के आने से ये सफर लगभग आधे समय में पूरा हो सकेगा। यही वजह है कि इसे इस रूट के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो इसी महीने से इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। रेलवे से खास तौर पर उन यात्रियों के लिए डिज़ाइन कर रहा है जो रात में सफ़र करना पसंद करते हैं और सुबह सीधे अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। इस ट्रेन में स्लीपर कोच होंगे, जिससे लंबी दूरी का सफ़र ज़्यादा आरामदायक बनेगा। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनी ये ट्रेन तेज रफ्तार, कम स्टॉपेज और बेहतर ऑन बोर्ड सुविधाओं के लिए जानी जाती है। पटना दिल्ली जैसे हाई डिमांड रूट पर इसके चलने से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि यात्रियों को कंफर्ट का नया अनुभव भी मिलेगा। रेलवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के जरिए लंबी दूरी की नाइट ट्रेवल कैटेगरी को पूरी तरह बदला जाएगा। दिन में तेज रफ्तार वंदे भारत के बाद अब रात के सफर के लिए स्लीपर वर्जन लाना इसी रणनीति का हिस्सा है। तो पटना से दिल्ली के बीच अब सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पटना दिल्ली रूट पर देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। ट्रेन करीब 1000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी, जो मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी कम समय है। तो बिहार और दिल्ली के बीच सफ़र करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पटना से दिल्ली का लंबा और थकाऊ सफ़र अब इतिहास बनने वाला है। तो बता दें कि इस रूट पर पहली बार स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जो करीब 1000 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में पूरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं और इसकी शुरुआत इसी महीने होने की संभावना है। तो अभी पटना से दिल्ली का सफर राजधानी संपूर्ण क्रांति या अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से करने में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, लेकिन स्लीपर वंदे भारत के आने से ये सफर लगभग आधे समय में पूरा हो सकेगा। यही वजह है कि इसे इस रूट के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो इसी महीने से इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। तो रेलवे से खास तौर पर उन यात्रियों के लिए डिज़ाइन कर रहा है जो कि लंबी यात्रा करते हैं और नाइट जर्नी करते हैं। उन यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। तो पहली स्लीपर वंदे भारत की तैयारी पूरी हो गई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण कर सकते हैं हरी झंडी दिखाकर। रायपुर से जहां रेलवे पुलिस चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेन से मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। 6 बच्चों का रेस्क्यू किया है। कोलकाता से मुंबई फैक्ट्री में काम कराने के लिए बच्चे ले जाए जा रहे थे। एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। तो सुरक्षित कस्टडी में बच्चों को भेजा गया है। तो रेलवे पुलिस चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेन से मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। तो कोलकाता से मुंबई फैक्ट्री में काम कराने के लिए बच्चे ले जाए जा रहे थे। एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।